दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हमारे देश के 27 स्टार्टअप ने 10,029 लोगों को जॉब से निकाल दिया। इसमें से कुछ यूनिकॉर्न थे और कुछ नॉर्मल स्टार्टअप भी थे। अगर मैं आपको कुछ के नाम बताऊं तो Cars24, ओला, एमपीएल, मीशो, ट्रेल, अनअकैडमी, वेदांतु, ऐसे और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स थे। इसके अलावा दोस्तों ये भी सुनने को मिलता है कि आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब इनको निकालना ही था तो इनको हायर क्यों किया गया। इसके अलावा ये सारे स्टार्टअप क्या बंद होने वाले हैं जिसकी वजह से अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों अक्सर हमने यही सुना है कि वो कंपनी बंद हो गई जिसकी वजह से उसके जितने भी एम्प्लॉयज थे सारे के सारे बेरोजगार हो गए। तो दोस्तों क्या कारण है जिसकी वजह से इन स्टार्टअप्स में से बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर किया जा रहा है, जानेंगे आज की वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश के जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को क्यों फायर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनमें 77% से भी ज्यादा स्टार्टअप ऐसे हैं जो आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी कंपनी के अलग अलग फंडिंग राउंड रेज करते हैं और हर एक राउंड में ये किसी और कंपनी से या किसी इन्वेस्टर से पैसे उठाते हैं और उसके बाद में उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि बिना प्रॉफिटेबिलिटी के ये कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि फंडिंग आज मिल रही है, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, एक ना एक दिन तो बंद होने वाली है। और दोस्तों वो टाइम आ चुका है। आज के टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंडिंग देने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई पहले आप प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, उसके बाद में आपको नई फंडिंग मिलेगी। देखिए दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, जब भी कोई आदमी नया बिजनेस शुरू करता है तो उसके बाद में वो जम के मेहनत करता है, उसके बाद में उसके बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट आता है और उस प्रॉफिट में से अपने सारे खर्चे निकालता है। उसके बाद में उसको जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको वापस से बिजनेस पर री इन्वेस्ट करता है और उसके बाद में अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाता है। उसके बाद में अगले महीने फिर से नेट प्रॉफिट बचता है, उसको री इन्वेस्ट करता है और ऐसे करते करते 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में उसकी कंपनी बड़ी होती है। और दोस्तों ऐसी कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है वो उनके प्रॉफिट के ऊपर, उनके रेवेन्यू के हिसाब से होता है। लेकिन आज के टाइम में जितने भी स्टार्टअप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं देते, वो खाली इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं और उसके बाद में जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। वो एक ही चीज सोचते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएंगे, जिसके लिए अलग अलग डिस्काउंट देंगे, अलग अलग कूपन प्रोवाइड करेंगे। और एक बार जब कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली आने लगेगा तो उसके बाद में हम उससे पैसे तो किसी तरीके से कमा ही लेंगे। लेकिन दोस्तों कस्टमर भी आजकल बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, जहां पे डिस्काउंट मिलता है वहां पे कस्टमर जाते हैं और एक बार डिस्काउंट मिलना बंद हो जाता है तो उसके बाद में उस प्लेटफॉर्म पे जाना बंद कर देते हैं और फिर वो किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। देखिए दोस्तों ये जो कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं ये इनके लॉयल कस्टमर नहीं है, क्योंकि कस्टमर डिस्काउंट और कूपन कोड की वजह से इनके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ना कि इनके फीचर और इनकी सर्विसेज की वजह से। तो दोस्तों यही कारण है कि इनके रेगुलर कस्टमर बन नहीं पा रहे और ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। अब दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि इन्वेस्टर्स भी तो जानते होंगे कि ये सब प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इन्वेस्टर इनको इतने सारे पैसे देता क्यों है और अल्टीमेटली इन्वेस्टर को फायदा कैसे होगा। तो दोस्तों मैं आपको इन दोनों सवालों का जवाब दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टर इन स्टार्टअप्स के अंदर पैसे डालते क्यों हैं। तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट की। देखिए दोस्तों आप खुद जानते होंगे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया था तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए थे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा फ्लिपकार्ट उस टाइम प्रॉफिटेबल नहीं थी, वो लॉस में चल रही थी, लेकिन उसके बाद में भी जो फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ। और दोस्तों सेम ऐसे ही केस तब भी हुआ था जब मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया था। उस टाइम मिंत्रा भी प्रॉफिटेबल नहीं थी और उनके जो इन्वेस्टर थे, मतलब जिन लोगों ने भी मिंत्रा के अंदर इन्वेस्ट किया था, उनको अच्छा खासा फायदा हुआ था। तो दोस्तों मार्केट में ऐसा हो गया कि स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्टार्टअप की रीच ज्यादा कस्टमर्स तक है तो उसमें इन्वेस्ट करो, कभी ना कभी तो प्रॉफिट हो ही जाएगा और किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो दोस्तों जितने भी स्टार्टअप्स थे वो भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं देख रहे थे, वो भी ये देख रहे थे कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली एक्टिव यूजर कितने हैं, मंथली एक्टिव यूजर कितने हैं, ये सारी चीजों पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स थे यही सारी चीजों को देखकर वो इन्वेस्ट कर रहे थे। और इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि एक बार वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो जिस तरीके से फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ, मिंत्रा के इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ, उस तरह इनको भी फायदा होगा। चाहे स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है या नहीं है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों अब मैं आंसर कर देता हूं आपके सेकंड सवाल का कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको अल्टीमेटली फायदा होगा कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इनको 3 तरीके से फायदा हो सकता है। सबसे पहला, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है और उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है तो इन्वेस्टर को भी अच्छा खासा फायदा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन आज के टाइम में है 10 लाख रुपए, तो वो क्या करेगी, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर को ढूंढेगी। अब मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर है जिसने 1 लाख रुपए दिया और उस कंपनी के 10% शेयर्स खरीद लिए, और दोस्तों कुछ टाइम बाद में जब उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, मान लीजिए उसका वैल्यूएशन 50 लाख हो जाता है, उसके बाद में 1 करोड़ हो जाता है, और उसके बाद में जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया अगर वो अपनी कंपनी के 10% शेयर बेच देता है, मतलब दोस्तों उसके
हिस्से के 10% शेयर बेच देता है और कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ है तो उसका 1 लाख डायरेक्टली 10 लाख बन चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से इन्वेस्टर को फायदा होता है। लेकिन दोस्तों आप खुद समझते होंगे इंडिया के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनमें से 77% स्टार्टअप तो ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल है ही नहीं। तो स्टार्टअप के अंदर ये केस तो है नहीं, तो उनके पास बचता है सेकंड ऑप्शन। अब दोस्तों इसमें वो क्या करते हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद में किसी बड़े बायर को ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल के हिसाब से बताया था कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन 10 लाख रुपए है और 10% शेयर खरीदे तो 1 लाख रुपए में उनको 10% शेयर मिल गए। तो उसके बाद में इन्वेस्टर क्या करेंगे, किसी बड़े बायर को ढूंढेंगे और उसके सामने जाके पिच रखेंगे, उसको बोलेंगे कि ये जो कंपनी है बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, अगर इसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब दोस्तों जो पहला इन्वेस्टर था उसने 10 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद में जब वो बड़े इन्वेस्टर के पास जाएगा तो बोलेगा कंपनी का जो वैल्यूएशन है अब 10 लाख नहीं, अब 1 करोड़ रुपए है। तो उसके बाद में अगर वो भी 10% खरीदता है तो इसका जो 10% था, जिसका वैल्यू तो इसने दिया था 1 लाख रुपया, अब वो डायरेक्टली 10 लाख हो जाएगा। सो दोस्तों मार्केट में ऐसे ही चल रहा है। फ्लिपकार्ट के केस में भी ऐसे ही हुआ। फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल नहीं था, उसके बाद में भी जब वॉलमार्ट ने खरीदा तो उसके जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको अच्छा खासा फायदा हुआ। अगर दोस्तों आप रेगुलरली शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे तो उसमें भी आपने इनडायरेक्टली बहुत बार सुना होगा, जो शार्क्स थे वो बात करते थे कि यार इन्होंने तो ऑलरेडी फंडिंग उठाई है, अब अगर ये पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ ही टाइम में इनको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों उसका कारण वही है कि जब एक बार फंडिंग उठा लेते हैं तो उसके बाद में जो लोग फंड देते हैं वो लोग खुद ही कोशिश करते हैं कि उस स्टार्टअप को और ज्यादा फंडिंग मिले ताकि उनका जो हिस्सा है वो और ज्यादा हो जाए। अब दोस्तों मान लीजिए किसी ने किसी स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट किए लेकिन उसको बड़ा बायर नहीं मिल रहा है, या फिर वो जो खुद है वही बड़ा बायर है, तो उसको पैसे कहां से मिलेंगे? तो उसके लिए तीसरा ऑप्शन होता है आईपीओ निकालना। तो उसमें क्या होता है, कंपनी का आईपीओ निकाला जाता है और उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बताई जाती है। उसके बाद में जो कंपनी होती है शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, जो पब्लिक होती है उसके शेयर्स खरीद सकती है। तो जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं वो सब एग्जिट कर लेते हैं अच्छे खासे रिटर्न लेकर, और उसके बाद में जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो पब्लिक के पास चले जाते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीकों से कोई भी इन्वेस्टर पैसे कमा सकता है। लेकिन दोस्तों जब से मार्केट के अंदर पेटीएम का आईपीओ आया उसके बाद में सबकी हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों जब पेटीएम का आईपीओ आया था तो इनिशियली उसकी शेयर की प्राइस थी 2150 रुपया। लेकिन दोस्तों जो लोग भी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते थे उनको ये पता था कि इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू है, इसीलिए दोस्तों किसी ने खरीदा ही नहीं। और आज के टाइम में अगर आप पेटीएम के शेयर की बात करो तो उसकी प्राइस है लगभग 600 रुपए के आसपास। इसीलिए दोस्तों बहुत सारी कंपनीज, मतलब बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज अपना आईपीओ निकालना चाह रही है लेकिन घबरा रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, ओयो भी अपने आईपीओ को 3 बार पोस्टपोन कर चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है जो आईपीओ निकालना चाहती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो आईपीओ निकालेंगे और ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया तो उनको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को देख के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी घबरा चुके हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे ही लग रहा था कि उनके पास अल्टीमेट ऑप्शन था कि आईपीओ निकाल के उन्होंने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए उसमें अच्छा खासा रिटर्न पाकर एग्जिट कर सकते थे। लेकिन जब आईपीओ में ये हालत हो रही है तो वो पैसे इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। जो लोगों ने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे अब वो बड़े बायर्स को ढूंढ रहे थे। अब बड़े बायर तो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो दोस्तों ये जो छोटे बायर है ये क्या कर रहे हैं, ये स्टार्टअप के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना होगा, जो हमारा स्टेप 1 था। अब दोस्तों प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट 2 ही तरीके से आ सकता है। सबसे पहला तरीका, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बेची जाए। दूसरा तरीका है कॉस्ट कटिंग करो। दोस्तों कॉस्ट कटिंग का मतलब कम से कम खर्चा करो ताकि प्रॉफिटेबल हो जाओ। तो दोस्तों खर्चा कम करने के लिए जो भी एम्प्लॉइज काम के नहीं होते हैं, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज होते हैं, उनको पहले निकाला जाता है। और दोस्तों आप खुद समझते होंगे अगर इन्वेस्टर से फंडिंग नहीं मिलेगी तो एम्प्लॉइज को खर्चे कैसे दिए जाएंगे, इसीलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसके पीछे कुछ और भी रीजन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों दूसरा रीजन क्या है, देखिए कोई कंपनी जब किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कंपनीज के अंदर ऐसे एम्प्लॉइज हो जो सेम काम करते हो, तो दोनों एम्प्लॉइज को तो रखा नहीं जा सकता। तो उस केस में क्या होता है, किसी ना किसी एक एम्प्लॉय को निकालना पड़ता है। तो दोस्तों ये भी कारण है जिसकी वजह से एम्प्लॉय को फायर किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों जब से उनको बोला गया कि अब वर्क फ्रॉम होम नहीं किया जाएगा, अब आपको ऑफिस आना पड़ेगा, तो 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज ऐसे थे जिन्होंने खुद रिजाइन कर दिया। तो दोस्तों ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग रिजाइन कर रहे हैं या फिर उनको जॉब से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में देखना होगा कि हमारे देश में जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा रीजन पता है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो दबा के शेयर कीजिए, सबको इस चीज के बारे में पता चलना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।